नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार कक्षा 7 का पाठ 2 तीन बुद्धिमान के प्रश्न उत्तर। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। पाठ से मेरी समझ से का पहला क पाठ है। लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। और ख पाठ है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, ये हमें बताना है। पहला है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शंस हैं इसमें, खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना। दूसरा ऑप्शन है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। थर्ड है ऊंट का व्यापार करना और लास्ट है गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो इसका उत्तर है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तो इसमें अब हमें ख पार्ट में बताना था कि ऐसा ये उत्तर हमने क्यों चुना। तो पिता के कथन का अर्थ यह है कि पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास होना चाहिए ताकि जीवन की किसी भी स्थिति का समझदारी से सामना किया जा सके। दूसरा प्रश्न है, तीन भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसके ऑप्शंस है, पहला है बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही उसकी सबसे बड़ी बड़ी ताकत है। और लास्ट ऑप्शन है ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? तीनों भाइयों ने ऊँट को देखे बिना ही अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करके उसके बारे में सही अनुमान लगाया। इससे पता चलता है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना और बुद्धि का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा प्रश्न है इसका, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? इसके ऑप्शंस हैं, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। दूसरा है राजा को ऊँट के स्वामी की बातों पर संदेह था। तीसरा है राजा ने स्वयं ऊँट और पेटी की जांच कर ली थी। और चौथा, भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। तो इसका उत्तर है भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। कैसे? तो मुझे लगता है मेरी दृष्टि में राजा ने तीनों भाइयों पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि उन्होंने अपने कथन को तर्क और उचित कारणों के साथ प्रस्तुत किया था। तर्क के माध्यम से ही किसी बात को प्रमाणित किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन कौन सा मूल्य छिपा है? इसके ऑप्शंस हैं, दोषी को कड़ा से कड़ा दंड दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। दूसरा है अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तीसरा है राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है ऊँट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे क्या मूल है कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे अनुसार राजा के निर्णय में यह संदेश निहित है कि बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से निर्दोष व्यक्ति को भी दंड मिल सकता है। इसलिए उचित विवेक और जांच के बाद ही निर्णय लेना सही है। यही राजा और प्रजा दोनों के हित में है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उन्नीस नहीं रहोगे। तो इस पंक्ति का अर्थ हमें समझाना है। तुम्हें रुपयों पैसों पर नहीं बल्कि बुद्धिमानी, समझदारी और सूझबूझ पर ध्यान देना होगा।
तुम्हारा ध्यान धन पर नहीं, बल्कि उस समझ पर होगा जो हर समस्या का समाधान खोज सकती है। इससे बड़ी संपत्ति और क्या ही हो सकती है। ख है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। इसका उत्तर है, इसका पंक्ति का मतलब है किसी भी वस्तु या परिस्थिति को पूरी तरह समझने, जानने और महसूस करने का प्रयास करते रहो। ऐसी दृष्टि अपनाओ कि कोई भी बात तुम्हारी नज़र से ना छूट पाए। ग है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो इस पंक्ति का अर्थ है, हमने अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक और गहराई से समझने का प्रयास किया है। बुद्धि का उपयोग करके हर बात का निष्कर्ष निकालने की यह प्रक्रिया काफी समय लेने वाली होती है। नेक्स्ट है, मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। पहला है, कुछ समय पश्चात पिता पहुंचे। इसका अर्थ है थोड़े समय के बाद पिता को देखना हो गया। दूसरा है, हम चाहे भी क्यों ना लें, ऊंट ना मिलेगा। यानी पांचवा देखिए, हम चाहे क्यों भी हो, हमें बातें ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तीसरा है, दुकानदार ने तीनों भाइयों को रोष की दृष्टि से देखा। पहले पर आइए, स्तंभ 2 में खोए पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अनुभव से देखा। चौथा है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं देखते। यानी चौथा ही इसके सामने है, बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान नहीं देते। पांचवा है, लोगों के आचरण का कोई ठिकाना ना था। तीसरा देखिए, स्तंभ 2 में लोग इतने अनुभव से थे कि उनके व्यवहार का कारण करना चाहिए था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सोच विचार के लिए। लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, 3 भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया। तो इसका उत्तर है, हमने जैसे पाठ में पढ़ा, तीनों भाइयों ने ऊंट के बारे में बताने के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अनुमान और विश्लेषण किया। क्या क्या किया? धूल पर दिखाई देने वाले ऊंट के पैरों को निशान देखे। सड़क के केवल एक और घास चरने के आधार पर यह समझा कि ऊंट एक आंख से नहीं देख पा रहा था। और तीसरा है, रास्ते में मिले बच्चे और महिला के पैरों के निशान से। ख है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। तो इस लोक कथा में अवलोकन की क्षमता और तार्किक सोच को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। क्यों? ये आप जो ऊपर हमने पॉइंट्स दिए थे कि कैसे उन्होंने ऊंट को पहचाना था, इसके आधार पर ये आंसर लिखा जा सकता है। ग पाठ है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? लोक कथा में राजा ने शुरुआत में तीनों भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। उसकी सोच इसलिए बदली क्योंकि भाइयों ने शांत मन से अपने अवलोकन और तर्क प्रस्तुत किए। राजा उनकी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और गहरी निरीक्षण क्षमता से प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि वे चोर नहीं, बल्कि सत्यप्रिय और गहराई से सोचने वाले बुद्धिमान व्यक्ति हैं। घ देखते हैं, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? तो ऊंट के मालिक ने भाइयों पर तुरंत संदेह किया क्योंकि वे बिना ऊंट को देखे ही उसके बारे में कई सही बातें बता रहे थे। जब किसी को की कोई प्रिय वस्तु खो जाती है तो वो घबराहट में पूरी स्थिति समझे बिना ही किसी पर भी जल्दी संदेह कर लेता है। यह गलती ऊंट के स्वामी ने भी की। हमारी दृष्टि से उसे सीधे आरोप लगाने के बजाय शांत होकर भाइयों से पूछना चाहिए था कि वे सब ये कैसे जानते हैं? क्या उन्होंने ऊंट को देखा है? क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं? यदि वह धैर्य और विश्वास के साथ बात करता तो संभव है कि वे भाई तुरंत उसकी सहायता करते और उसका ऊंट भी जल्दी मिल जाता। इसके अलावा आप अपने विचार भी जो आप सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पिता ने बेटों को दूसरों का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है?
पिता ने बेटे को दूसरों का धन यानी बुद्धि, समझदारी, पैनी दृष्टि और व्यवहारिक ज्ञान इकट्ठा करने की सलाह दी। उनका मानना था कि असली संपत्ति यही बुद्धिमानी है। यही वह धन है जिसे संचित करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से जीवन की हर परिस्थिति का समझदारी से सामना किया जा सकता है। इससे पिता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वे दूरदर्शी थे और विवेकशील व्यक्ति थे। वे जानते थे कि बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका उद्देश्य अपने बेटों में सही सोच, तर्कपूर्ण निर्णय और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना था। नेक्स्ट पार्ट है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए बेटी का उपयोग क्यों किया? इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या-क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो राजा की परीक्षा लेने की शैली से यह समझा जा सकता है कि वह न्यायप्रिय, धैर्यवान और विवेकशील था। उसने बिना पूरा सच जाने तुरंत भाइयों को दंड नहीं दिया। आरोप सुनने के बाद उसने खुद जांच पड़ताल करने और सत्य की पुष्टि करने का निर्णय लिया। तीनों भाइयों की बुद्धिमानी और ईमानदारी को परखने की उसकी कोशिश उसके व्यवहारिक और विचारशील स्वभाव को दर्शाती है। स्लाइड पे आते हैं, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, हम इस लोक कथा के भाइयों की सूक्ष्म अवलोकन क्षमता और तार्किक सोच को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म अवलोकन हमें यह समझने में मदद करता है कि बड़ी जानकारियां अक्सर छोटे छोटे संकेतों में छुपी होती हैं, बस उन्हें ध्यान से देखना होता है। तार्किक सोच हमें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझ बूझ के साथ निर्णय लेना सिखाती है, जो किसी भी समस्या या परिस्थिति में बेहद उपयोगी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं अनुमान और कल्पना से के जो प्रश्न हैं। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। यदि राजा ने बिना जांच किए भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? तो इसका उत्तर होगा, यदि राजा ने बिना जांच पड़ताल के ही भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो इस लोक कथा का परिणाम अन्यायपूर्ण और नकारात्मक होता। कैसे? तीनों निर्दोष भाइयों को सजा मिल जाती, जो एकदम अन्याय था। दूसरा, उनकी बुद्धिमानी और क्षमता का सम्मान नहीं हो पाता और उनकी योग्यता दबकर रह जाती। तीसरा, राजा की छवि कमजोर पड़ जाती और उसकी न्यायप्रियता पर प्रश्न उठते और कहानी की सीख बदल जाती और यह संदेश नहीं मिल पाता कि सच्चाई और बुद्धिमानी की जीत होती है और सच बोलने वालों को दंड मिलता है, जो समाज के लिए गलत और निराशजनक संदेश होता। ख पार्ट है इसका, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता, तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करें। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया होता, तो लोक कथा का अंत इस प्रकार हो सकता था कि लोगों को उनकी बुद्धिमानी पर संदेह हो जाता, या राजा हो सकता है राजा उन्हें दोषी मान लेता, या फिर उन्हें कठोर कठोर दंड भी मिल सकता था। ग पाठ है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? यदि लोक कथा में तीनों भाई ऊंट को खोजने निकलते, तो उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना करना पड़ सकता था, जैसे रास्ते की समस्या, उन्हें रेत पर बने ऊंट के पैरों के निशान जल्दी मिट सकते थे, इसलिए यह पता लगाना कठिन होता कि ऊंट किस दिशा में गया है। रास्ता भटकने की भी संभावना थी, ऊंट शायद बिना किसी दिशा ज्ञान के आगे चला गया होगा, ऐसे में भाई भी उसकी तलाश में भटक सकते थे। और तीसरा, निशानों की पहचान में कठिनाई, रास्ते में अन्य ऊंट भी गुजरते होंगे, उनके पैरों के निशानों में से अपने खोजे जाने वाले ऊंट के निशान पहचानना कठिन होता उन भाइयों के लिए। घ पाठ है, यदि राजा के स्थान पर आप होते, तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना करें। इसमें आप अपने राजा की भूमिका में खुद को रखकर देखेंगे और खुद से वो प्रश्न बनाएंगे जो राजा उनसे पूछ सकता था तीनों भाइयों से। ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, ज्ञान बुद्धि, समझ बुद्धि, विवेक बुद्धि, मस्तिष्क बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, मति बुद्धि, स्मृति बुद्धि। तो ये
कुछ वर्ड्स हैं, हम यहाँ पे 7 वर्ड्स लिखे हैं, जो आप बुद्धि में जोड़कर बना सकते हैं। लोक कथा को सुनाना। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वाले को रोचक लगे। इसमें कहानी सुनाने वाले को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप से सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। कथा सुनाना, जैसे स्वर में उतार चढ़ाव। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो, तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें। जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वर के माध्यम से दर्शाएं। जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हों, तो हर पात्र के लिए अलग स्वर, ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा आदि का उपयोग किया जा सकता है, ताकि उन्हें पहचाना जा सके। जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें, तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो, तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बसा सके। एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुके या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। जैसे, क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगे। तो विद्यार्थी, जो पृष्ठ संख्या 24 है, उस पर दिए गए सुझावों को पढ़कर इस लोक कथा को रोचक और प्रभावी ढंग ढंग से सुना सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, जो है कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना? अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे अपनी जो पृष्ठ संख्या हमारी पुस्तिका की 24 और 25 पेज है, उनको ध्यान से पढ़ना है और विषय समझना है। तो दे, को, पर, से, के लिए, का, में, के विषय, की, के, हो, मेरे। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा करना है। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। भाइयों डैश परेशान होते हुए कहा, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। दूसरा है, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तीसरा देखिए, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। चौथा है, यह सुनकर राजा ने बेटी को पास लाने को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। अगले भाग पर आते हैं, जो है सूचना पत्र। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा में के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाने जाते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो यहाँ हमने एक सूचना पत्र तैयार किया है। सूचना पत्र में हम उसका विषय लिखेंगे। क्या विषय होगा? ऊंट के खो जाने के संबंध में। दिनांक डाल देंगे, डेट, यानी उसमें लिखेंगे, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा ऊंट रास्ते में कहीं खो गया है। यह ऊंट मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी सवार है थे।
ऊँट की पहचान निम्नलिखित है। वह एक आँख से दिख उसे एक आँख से दिखाई नहीं देता था। उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार है। यदि किसी ने ऐसे ऊँट को देखा हो या इसके बारे में कोई भी जानकारी हो, तो कृपया तुरंत मुझसे संपर्क करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। नीचे अपना नाम लिख देंगे, घुड़सवार दरबारी चौक, एड्रेस लिख देंगे। अब हम प्रश्न करेंगे पाठ से आगे वाले। आपकी बात। प्रश्न एक है, लोक कथा में तीन भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हाँ। मैंने भी एक बार अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग करके एक समस्या का समाधान किया था। हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, यानी साइंस एग्जीबिशन, और हमारी टीम ने सोलर पावर का एक मॉडल बनाया था। अचानक सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया, जबकि बाकी सभी हिस्से ठीक थे। कुछ साथियों ने सोचा कि बैटरी खराब है और कुछ का कहना था कि पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। मैंने शांत होकर पूरे मॉडल को ध्यान से जांचा, विशेष रूप से पैनल से जुड़े तारों को। तभी मुझे पता चला कि एक पतला तार ठीक से जुड़ा नहीं था। वह ढीला था और पहली नज़र में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उस तार को सही तरीके से जोड़ दिया और मॉडल तुरंत फिर काम करने लगा। इस तरह छोटी सी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखकर मैंने समस्या हल कर दी। तो बेटा ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप इस आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे आपकी पहली नज़र के बारे में पता चल सके, उस उत्तर को आपको इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको अपने जीवन में इससे क्या-क्या लाभ मिलते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँगी, आप लिखें, आप अपना भी लिख सकते हैं। लोक कथा के तीनों भाइयों की तरह मैंने भी बचपन से ही यह प्रयास किया कि हर वस्तु, घटना और जीवन और व्यक्ति को ध्यान से देखूं, समझूं और महसूस करूं। धीरे-धीरे यह मेरी आदत बन गई। इस आदत ने मुझे जीवन में कई तरह से लाभ पहुंचाए हैं, जैसे समस्याओं को जल्दी समझ जाना, पढ़ाई के में विषयों को बेहतर ढंग से समझना, दूसरों की भावनाओं को महसूस कर पाना, अपनी गलतियों से जल्दी सीख लेना। प्रश्न नंबर 3 है, लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयाँ आई, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन-किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। तो अपने दैनिक जीवन में हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे समय की कमी होना, परीक्षा के समय तनाव महसूस करना, संयम की कमी रहना, किसी एक विषय या प्रश्न को समझने में दिक्कत होना। प्रश्न नंबर 4 है, भाइयों ने बिना देखे ऊँट के बारे में सही-सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यदि हमारे पास अनुभव, समझ और गहराई से सोचने की क्षमता हो, तो हम बिना सीधे देखे भी सही निर्णय ले सकते हैं। मैंने भी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है। एक बार हमारी कक्षा में सामूहिक परियोजना का काम चल रहा था। हमारे समूह का एक सदस्य लगातार योगदान नहीं दे पा रहा था। कुछ विद्यार्थियों ने उसे आलसी और कमज़ोर तक कह दिया था, लेकिन मैंने कारण जानने का निर्णय किया और उससे शांत होकर बात की। तब पता चला कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी और इसी कारण वह मानसिक रूप से परेशान था और किसी भी काम में उसका मन नहीं लग पा रहा था। मैंने उसके बारे में बिना पूछे कोई निर्णय नहीं लिया। उसके व्यवहार और छोटी-छोटी बातों को देखकर मैंने अनुमान लगाया और वह अनुमान सही निकला। अनुभव, सूझबूझ और गहरी समझ में हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। जब ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की, तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर भी हमें शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया? मुझे लगता है कि जब कोई हम पर संदेह करता है,
तो हमें गुस्से या झगड़े से जवाब देने की बजाय शांत और समझदारी से उत्तर देना चाहिए। जब हम धैर्य से जवाब देते हैं, तो सामने वाला खुद भी सोचने पर मजबूर होता है तथा हमें समझता है। मैंने भी ऐसी एक स्थिति का सामना किया है। एक बार विद्यालय में मेरी कॉपी किसी अन्य विद्यार्थी की कॉपी से मिलती-जुलती लग रही थी। कुछ लोगों को लगा कि मैंने नकल की है, जबकि मैंने सारा कार्य स्वयं मेहनत से लिखा था। शुरुआत में मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने स्वयं को शांत रखा और अध्यापक से विनम्रता से कहा कि वे चाहें तो मेरे पुराने नोट्स देख सकते हैं या मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर दे दूँगा। जब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं उन्हें समझाया कि मैंने नकल नहीं की है। बाद में उन्होंने कहा कि सच बोलने का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि मैं पूरी स्थिति में शांत रहा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी इस किसी की सोच, समझ या किसी विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से ऐसा कुछ सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? इसका उत्तर आपको खुद अपने अनुभव जो हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करने हैं। प्रश्न नंबर 7 है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी थी कि वे समझ और ज्ञान जमा कर सकें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से ऐसी कोई सलाह देंगे? तो इसका उत्तर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उत्तर देती हूँ। हाँ, मुझे भी एक बार मेरे दादाजी ने ऐसी सलाह दी थी, जो आज तक मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। एक बार मैंने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मैं बार-बार अपना भाषण याद करती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ भूल जाती थी। धीरे-धीरे मैं इतनी निराश हो गई कि मुझे लगा कि मैं मंच पर बोल ही नहीं पाऊँगी। तभी दादाजी ने मुझे समझाया कि हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करो और चीज़ों को समझ कर याद करो, क्योंकि हर कोशिश एक अनुभव देती है और अनुभव ही असली ज्ञान है। उनकी यह बात मेरे मन को छू गई। उस दिन के बाद जब भी मैं किसी कठिनाई में होती हूँ, तो खुद से यही पूछती हूँ, क्या मैंने पूरी कोशिश की है? हाँ, मैं भी अपने अनुभव के आधार पर अपने छोटे भाई या बहन को ऐसी ही सलाह देना चाहूँगी, ताकि वह भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकें। प्रश्न नंबर 8 है, भाइयों में अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन ही क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? तो उसका उत्तर आप अपने एक्सपीरियंस पे लिखेंगे। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक उत्तर है, हाँ, मेरा मानना है कि हर स्थिति में सच बोलना सबसे ज़रूरी होता है। परिस्थितियाँ भले ही कठिन क्यों ना हो, सत्य हमेशा सही राह दिखाता है। सच कभी-कभी तुरंत फ़ायदा नहीं देता, लेकिन आगे चलकर वह सम्मान और भरोसा अवश्य दिलाता है। आज की पहेली, ये लास्ट पार्ट है हमारा, लंबा हो गया है मुझे पता है। आपने पढ़ा है कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियाँ प्रस्तुत हैं, जहाँ आपको कुछ संकेत दिए जाएँगे। संकेतों के आधार पर हमें उसका उत्तर खोजना है। तो ये जो रिडल्स आप पहेलियाँ पूछते हैं, बूझो तो जाने, उसी तरह से है। पहला प्रश्न है, कौन है यह प्राणी? क्या-क्या हमें संकेत दिए गए हैं? इसकी लंबी पूँछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इससे मुझे तो नहीं समझ आया। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव है जिन्हें चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल-मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। मुझे लगता है जो लास्ट संकेत है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं, समझ आ गया होगा यहाँ तक सबको। इसके पास तेज आँखें होती हैं और जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं। तो ये कौन है प्राणी? ये गिरगिट है जो रंग बदल देता है। बोला भी जाता है ना, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। चलो, अगला प्रश्न है, अगली पहेली है, रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर-बराबर रखे हैं। लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन-सा डिब्बा है? चलिए, इसके लिए मुझे लगता है आप लोगों को नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी पेन की।
लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, यानी लाल और नीला पास है, ठीक है। हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, ठीक है। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। तो मैंने तो अपनी कॉपी में बना लिया है, इसका उत्तर है कि पीले डिब्बे के बराबर में नीला डब्बा रखा है। तो आप भी इसको सॉल्व करके देखना, ये आपसे भी इज़िली सॉल्व हो जाएगी। तो ये थे बेटा हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार कक्षा 7 का पाठ 2 3 बुद्धिमान के प्रश्न उत्तर। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ।